नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अब एक बात सोचिए, एक तरफ है सिविल केस और दूसरी तरफ है क्रिमिनल केस, और दोनों में कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ जाए तो किसका डिसीजन चलेगा? वो सिविल कोर्ट का क्रिमिनल कोर्ट पे या क्रिमिनल कोर्ट का सिविल कोर्ट में? या अगर सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग और उसी मुद्दे पे कोई क्रिमिनल केस भी है, तो क्या क्रिमिनल केस को स्टे किया जाएगा या सिविल केस को स्टे किया जाएगा? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि लिटिगेंट और लॉयर दोनों के लिए अहमियत रखते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने यही इशू मुझसे पूछा, तो मैंने कहा, मेरा उससे डिस्कशन हुआ और फिर मेरी इच्छा हुई कि जो डिस्कशन हुआ है और जो मैंने रिसर्च किया है वो आपसे शेयर करूँ। हर एक वीडियो में आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन मुद्दे पे जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है उस पर डिस्कशन करते हैं, और उसको मैं सपोर्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और उसमें जो लॉ फाइंडिंग होती है उससे या जो लीगल प्रोविज़न है उससे। जी। तो जो सवाल है कि क्या इफ़ेक्ट होता है अगर सिविल प्रोसीडिंग में कोई डिसीजन हो गया है, तो उसी मुद्दे पे अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस पे क्या इफ़ेक्ट होता है? क्या कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसकी वजह से उसी मुद्दे पे अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो उसको रोका जा सकता है? केस मेरे ज़हन में था, जो मैंने उनसे बात करी अपने फ्रेंड से, वो था सैयद अस्करी इमाम वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ये 3 जजेस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें जस्टिस एस बी सिन्हा, जस्टिस लोकेंसर पांटा, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी थे, और ये जजमेंट है 3 मार्च 2009 का। इस जजमेंट को बहुत बढ़िया लिखा है जस्टिस एस बी सिन्हा ने। सुप्रीम कोर्ट के पास जो इशू था कि प्रोबेट प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है और उसी विल को लेकर, जिस विल पे प्रोबेट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अगर कोई फोर्जरी का केस रजिस्टर हो गया है तो क्या उसको स्टे होना चाहिए? इसको समझते हैं कि एक प्रोबेट प्रोसीडिंग फाइल होता है झारखंड हाई कोर्ट में, और उसी विल को लेकर एक म्यूटेशन का प्रोसेस, वो जो विल का बेनिफिशियरी था वो फाइल करता है डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्रॉपर्टी को लेकर, और उस म्यूटेशन उसके बेसिस पर वो म्यूटेशन की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए उसको रिस्पॉन्ड करती है। जब ये पेंडिंग ही था म्यूटेशन प्रोसेस, तो उसकी जो वसीयतकर्ता थी उनकी मदर ने भी म्यूटेशन का प्रोसीडिंग फाइल किया डीडीए में। फिर बाद में वो एक एफआईआर दर्ज कराई, कंप्लेन दी पुलिस को, पुलिस ने कंप्लेन दर्ज किया कि उस फोर्स बिल का यूज़ करके वो म्यूटेशन करा रहा है। अब वो जाते हैं क्वैशिंग में, एफआईआर की क्वैशिंग में, कि चूँकि हमारा प्रोबेट प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसको क्वैश कर दिया जाए। हाई कोर्ट ये कहती है, दिल्ली हाई कोर्ट की, नहीं, प्रोबेट प्रोसीडिंग पेंडिंग है इसलिए हम इसको क्वैश नहीं कर सकते क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। आप आ जाइए और वहाँ से कहिए कि वो स्टे कर दे जब तक कि प्रोबेट प्रोसीडिंग की कंप्लीट फाइंडिंग नहीं आ जाती है। अब ट्रायल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट के पास वो एप्लीकेशन लगाते हैं वो डिसमिस हो जाता है, उसको मजिस्ट्रेट इंटरटेन नहीं करता, फिर वो हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन में आते हैं। वो रिवीजन पिटीशन होता है, मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। एफआईआर हो चुका था, हाई कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया, तो ये ट्रैवल करता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन इशू होता है कि अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रहा है और पर्टिकुलरली प्रोबेट को लेकर, तो क्या उसी विल को लेकर फोर्जरी केस चल रहा है तो उसको स्टे किया जा सकता है कि नहीं? नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी जजमेंट हैं और कई डिवीजन बेंच के भी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें वो बड़ा कैटेगरिकली ये रहा है कि अगर दोनों प्रोसीडिंग पेंडिंग है, सिविल और क्रिमिनल दोनों पेंडिंग, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को प्राइमेसी मिलती है। क्योंकि नॉर्मली ये होता, हमने देखा क्या है कि सिविल केस लंबे समय तक चलता है और क्रिमिनल केस चूँकि जिस व्यक्ति के खिलाफ होता है उसमें उसको प्राइमेसी दी जाती है और उसको जल्दी ख़त्म करने की बात की जाती है। तो और इसमें जो जजमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, एम एस शरीफ वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, और उसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई क्रिमिनल केस पहले चलेगा, उसको प्राइमेसी मिलेगी। तो इस बैकग्राउंड में तो स्टे होना मुश्किल था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने और जजमेंट को रेफ़र किया, जिसमें एक था जैसे पी स्वरूप रानी वर्सेस एम हरि नारायणा। उसमें बोला कि दोनों साथ साथ चल सकता है, सिविल प्रोसीडिंग भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी।
तो है कि अगर मान लो किसी केस में, सिविल केस में कोई डिसीजन आ गया और उसी मुद्दे पे सिविल के क्रिमिनल केस में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो उस जज में क्या वो जजमेंट बाइंडिंग होगा क्रिमिनल कोर्ट पे? तो बहुत पहले एक डिवीज़न बेंच का जजमेंट था जिसमें कि लॉ ये था कि भाई अगर कोई सिविल कोर्ट ने कोई फाइंडिंग दी है किसी मुद्दे पे और वही मुद्दा क्रिमिनल केस में भी है तो वो बाइंडिंग होगा। लेकिन बाद में इसको नकार दिया गया, इसको ओवर रूल कर दिया गया, इस जजमेंट को जो सिविल केस के बाइंडिंग की बात करता था। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह था कि जो दोनों प्रोसीडिंग होती हैं उनमें बड़ा डिफरेंस होता है, उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का डिफरेंस होता है। जैसे सिविल केस बेसिकली जो देखा जाता है वो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे एविडेंस को एवेलुएट किया जाता है, वहीं पे क्रिमिनल केस में जो एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाता है उसमें जो बेसिक लाइन है, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हम कहें, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट देखा जाता है। तो इसलिए दोनों का रिजल्ट अलग हो सकता है और एक का दूसरे पे बाइंडिंग नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ प्रोविज़न है लॉ में जिसमें जो टेक्निकल बातें हैं वो ये हैं सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट। वो कहता है कि अगर प्रोबेट कोर्ट ने कोई फाइनल डिग्री जजमेंट दे दिया है तो वो जजमेंट इन रेम होता है, वो इन पर्सोनम नहीं होता। मीन्स कि अगर प्रोबेट केस में अगर किसी विल को जेन्युइन डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो सबके लिए है, जबकि सिविल केस में अगर कोई फाइंडिंग देता है तो इन पर्सन जो व्यक्ति वहाँ पार्टी है उनके बीच के इशू को डिसाइड करता है। तो कोर्ट ने कहा कि जब इन रैम होता है तो उसमें जो फाइंडिंग है उसको क्रिमिनल कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। इसका मतलब ये है प्रोबेट के केस में या मैट्रिमोनियल केसेस में सेक्शन 41 बड़ा स्पेसिफिक है, इंसॉल्वेंसी का, प्रोबेट का, मैट्रिमोनियल का। तो हम जनरल सिविल केस की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो सेक्शन 41 की बात है तो वो बाइंडिंग होता है। और इसमें जो रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कुमार वर्सेस ज्ञानचंद के जजमेंट का, तो अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि केवल पेंडेंसी से कुछ नहीं होता। अगर कोई मैटर पेंडिंग है उसकी बेसिस पर अगर आप ये चाहते हैं क्रिमिनल केस को स्टे कर दिया जाए तो ये केवल पेंडेंसी से कुछ नहीं होता जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आ जाए। और उसी सूरत में सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। प्रोसीडिंग भी चलेगा, सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगा। और यहाँ इस केस में एक और भी फैक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि भाई प्रोबेट प्रोसीडिंग पेंडिंग है झारखंड में, झारखंड हाई कोर्ट के पास। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग एफआईआर दर्ज हुई है वो दिल्ली में हुई है। तो ये भी इस मुद्दे को भी कंसीडर करते हुए कहा कि नहीं, उसको स्टे नहीं किया जा सकता। तो अब जो सवाल उठता है कि इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में क्या टेक अवे है। पहला, जो 5 क्लियर प्रिंसिपल निकल के आते हैं। पहला कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, उसको प्राइमेसी मिलेगी अगर दोनों प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो। दूसरा कि सिविल प्रोसीडिंग एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चल सकता है। तीसरा, सिविल कोर्ट के फाइंडिंग को क्रिमिनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता। मीन सिविल केस में कोई भी अगर फाइंडिंग हो गई है तो उसको क्रिमिनल केस में बाइंडिंग नहीं होता। चौथा कि दोनों प्रोसीडिंग सिविल में और क्रिमिनल में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अप्रिसिएशन का एविडेंस का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक के चलते दूसरे को स्टे नहीं किया सकता, एक के जजमेंट को दूसरे पे बाइंडिंग नहीं किया सकता। हाँ, पॉइंट ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा इसमें कि केवल जजमेंट इन रेम जो होता है, जब प्रोबेटी केस में होता है, उसका बाइंडिंग इफेक्ट है। तो ये 5 टेक अवे है आज के डिस्कशन का। और दोस्तों, अगली बार कोई बोले कि अगर सिविल केस पेंडिंग है तो क्रिमिनल केस रुक जाएगा क्या, तो आपने कहना है, या अगर आप ऐसे सिचुएशन को फेस करें तो इफ़ेक्टिवली कहें कि नहीं, दोनों केस चल सकता है। और आपको अगर इसी तरह के प्रैक्टिकल लीगल कंसेप्ट को पे डिस्कशन को देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे और आपके सिलसिला को बढ़ाने के लिए आपका कमेंट, आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप उसको ज़रूर अपने ओपिनियन को मुझ तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।